नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से जुड़ गई हूं आपके साथ। और हम पढ़ रहे हैं अभी राजनीति विज्ञान का दूसरा अध्याय, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो बच्चों, इस चैप्टर के ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, हमने भारत में विकेंद्रीकरण पढ़ना शुरू किया था, उसके कुछ पॉइंट्स भी हमने कवर किए थे। तो पिछले पॉइंट से थोड़ा सा आपको कनेक्ट करते हुए मैं एक बार फिर से रिकॉल करूंगी पिछले लेक्चर की चीजों को, और उसके बाद आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने के पहले बच्चों, कुछ बातें आपको मैं बता दूं। हमारे इस चैनल यानी कि डीईओ ऑफिस गोपालगंज के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मैथ, सोशल साइंस और साइंस की क्लासेस उपलब्ध हैं। आप देखोगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस भी सर बहुत अच्छे से अपलोड किए जा रहे हैं लगातार। इकोनॉमिक्स के हमने 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बस सेकंड चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके बीच होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड को शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, हमने पढ़ा है भारत में विकेंद्रीकरण। एक मिनट। हमने भारत में विकेंद्रीकरण को पढ़ा है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम। इसको भी हमने काफी हद तक इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। विकेंद्रीकरण यहाँ पर यानी कि जो केंद्रीकरण होता है, जिसमें कि सारी शक्तियां एक पॉइंट पे केंद्रित होती हैं, एक पॉइंट पे ही रहती हैं। जबकि विकेंद्रीकरण में आप देखोगे कि शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात हम करें तो हमने इस चीज को पढ़ा था बच्चों कि जब केंद्र और राज्य से शक्तियों को लेकर के वो शक्तियां स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को दे दी जाती हैं, तो इस व्यवस्था को हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर जब इसे स्थानीय शासन की इकाइयों को दे दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है उनमें, तो इस व्यवस्था को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। 1992 में आप देखोगे कि भारत सरकार ने शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया 1992 में। और यहीं से आप देखते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आरंभ होता है, जिसकी यात्रा अनवरत आज तक चल रही है। बच्चों, फिर हमने पढ़ा था 1992 के 73 और 74 संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान और इसकी विशेषताएं। तो बहुत जल्दी मैं रिकॉल दूंगी आपको, क्योंकि ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। रिकॉल देना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा भी था कि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपने कवर करना है। सबसे पहली बात कि इस संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं यानी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इस अधिनियम में, अच्छा अधिनियम क्या होता है, अधिनियम क्या होता है एक बार मैं आपको बताती चलूं, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। कोई भी विधेयक, जिसे हम अंग्रेजी में बिल कहते हैं, जो संसद में लाया जाता है, विधायिका में लाया जाता है, हमारी केंद्रीय विधायिका संसद है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, दोनों से पास होने के बाद जब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी कि अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो फिर वह विधेयक बन जाता है अधिनियम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट। ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि प्रत्येक 5 वर्ष पर अनिवार्य रूप से स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। बच्चों, जब भी मैं स्थानीय निकायों की बात करूं तो आप समझ जाना कि यहाँ पर बात हो रही है पंचायत की, यहाँ बात हो रही है नगर निकायों की। नगर निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, और पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एक ये भी रहा कि अनिवार्य नियमित चुनाव होंगे 5 वर्ष
पर, और साथ ही साथ अगर किसी कारणवश ये निकाय समय से पहले भंग हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो 6 महीने के अंदर इनका चुनाव कराना अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा। इसके बाद हमने देखा त्रिस्तरीय ढांचा। आपको मैंने बताया था बच्चों कि सरकार ने कई सारी समितियां बनाई थी ताकि स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधानों को नियमित किया जा सके, इससे संबंधित चीजों को रेगुलेट किया जा सके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति ने त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरों पर पंचायती राज की स्थापना करने का सुझाव दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, जिसको कि स्वीकार किया गया इस अधिनियम में। और 3 स्तर पे क्या हुआ? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद को यहाँ पे स्वीकृति दी गई, इसको मान्यता दी गई। आगे पढ़ते हैं। फिर है महिलाओं को आरक्षण। इसमें जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इस जो स्थानीय निकाय होंगे उनके चुनाव में जो कुल सीटें होंगी और जो अध्यक्ष पद होंगे उनमें कम से कम 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित होंगी। किनके लिए? महिलाओं के लिए। मैंने क्या कहा? कम से कम 33% सीटें, है ना, कम से कम, यानी कि इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। यही कारण है कि आप देखोगे कि बिहार समेत कई राज्यों में भारत के ये आरक्षण लगभग 50% तक पहुंच चुका है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें 50% सीटें स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है SC/ST का आरक्षण। SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। यहाँ कहा गया कि राज्य इसको देखेगा कि उनके यहाँ SC और ST की जनसंख्या कितनी है और उसके अनुपात में सीटें आरक्षित करेगा। साथ ही साथ OBC के लिए भी आरक्षण का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया कि वे अपने हिसाब से देखेंगे कि OBC को आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, उनकी जनसंख्या कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, इसके अनुरूप राज्य इस बात का निर्णय लिया करेंगे। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग का गठन। अभी मैंने कहा बच्चों कि हर 5 वर्ष पर चुनाव कराने की बात कही गई इस अधिनियम में। इस चुनाव को कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात कही गई। जैसे बिहार राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, पंजाब राज्य चुनाव आयोग, यानी कि हर राज्य का अपना राज्य चुनाव आयोग होगा। एक तो आप पहले से जानते हो बच्चों कि हमारे यहाँ पहले से ही एक चुनाव आयोग है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन, है ना, जो हमारे यहाँ लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों के विधानसभा के इस तरह के महत्वपूर्ण चुनाव आयोजित कराता है। फिर ये राज्य चुनाव आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो आपके स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हैं हर 5 वर्ष पर, इसके चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया ताकि इन चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पूर्ण कराया जा सके। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य में पृथक राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। अब है कि यहाँ ये भी कहा गया कि जब स्थानीय निकाय होंगे तो इनकी शक्तियां क्या होंगी, इनके अधिकार क्या होंगे। इसके लिए भी प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक राज्य अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियां यानी कि इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, इसके लिए कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया, कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया, सीधे एक शब्द लिखा गया, कुछ शक्तियां राज्य स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करेंगे यानी कि अपने पास से दे देंगे। अच्छा, यही तो है विकेंद्रीकरण कि राज्य अपनी शक्तियों को स्थानीय निकायों में बांट देंगे, स्थानीय निकायों को दे देंगे, यानी केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ने की ये शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। इसको भी हमने देखा था, बहुत तेजी में आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय इस पे नहीं देंगे हम। अब देखो क्या है
कि बिहार में स्वशासन की जड़ें बहुत ही पुरानी रही हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बिहार में लिच्छवी गणराज्य रहा है, जो कि स्थानीय स्वशासन का, लोकतांत्रिक स्वशासन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि हम प्रायः इतिहास की किताबों में भी पढ़ते आए हैं। वैदिक ग्रंथों में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, और ये उल्लेख ये बताता है कि हमारे देश के प्राचीन इतिहास में भी लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन का कितना ज्यादा महत्व था, कि उस समय, जिस समय ये आधुनिकता नहीं थी, इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, ये किताबें नहीं थी, ये संविधान नहीं था, लेकिन फिर भी ये जरूर बात थी, ये तथ्य जरूर था कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। यही कारण है कि हमारे वैदिक ग्रंथों में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। फिर आप देखोगे कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 40 के रूप में। यहां पर मैंने आपको बताया था बच्चों कि नीति निदेशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है। अब ये नीति निदेशक तत्व क्या हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नीति बनाने के लिए निर्देश देने वाले, यानी कि राज्य को कैसी नीतियां बनानी चाहिए, राज्य को किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके लिए निर्देश देने वाले। निर्देश, आदेश नहीं, समझिएगा बात को। आदेश होता है जिसको मानना होता है, लेकिन निर्देश होता है जो सुझाव होते हैं, जिसको अपनी सुविधा अनुसार उसका पालन किया जा सकता है। तो ये निर्देश दिए गए हैं राज्य को कि अगर आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे तो इसके लिए इन इन तथ्यों पर आपको फोकस करना चाहिए, जिसमें अनुच्छेद 40 में ये स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है कि राज्य को स्थानीय स्वशासन की स्थापना पर, उसको बलवान करने पर, उसको मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है, इसमें राज्य को ये दायित्व दिया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन, उनकी शक्तियों और कार्य तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य कदम उठाएगा। वही बात है जो मैंने आपसे कहा कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, उनकी शक्तियां उनको मिले, उनके कार्यों का निष्पादन सही तरीके से हो सके, इसके लिए ग्राम पंचायतों को, यानी स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने के लिए प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य यानी राज्य सरकार करेगी। यहीं पर एक स्टेटमेंट आया था बच्चों कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट से प्रश्न आते हैं कि ये स्टेटमेंट किन्होंने कहा है, और ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें 4 अलग अलग नाम होंगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो ऑप्शन पढ़ते ही, आपने 2-4 बार रिवाइज किया है तो ऑप्शन पढ़ते ही आपका माइंड क्लिक करता है, दिस इज द राइट आंसर, ये सही उत्तर है, और आपका वो नंबर सिक्योर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती प्रणाली। ये भी हमने देख लिया था, इसको भी तेजी से बढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा, अनुशंसा का मतलब होता है रिकमेंडेशन, यानी कि सुझाव। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई। बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क मैं इसको करती हूँ। ये एमसीक्यू में आता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है कि कौन से जिले से शुरुआत हुई? नागौर जिले के। किस राज्य में? राजस्थान में। किस तिथि को हुई? 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि जो राजस्थान में हुआ वो औपचारिक तरीके से हुआ, विधिवत तरीके से हुआ, जबकि जो आंध्र प्रदेश में हुआ वह अनौपचारिक तरीके से था। इसको आप ऐसे समझिए, आपके विद्यालय में किसी रोज गेम पीरियड में 2 क्लासेस के बीच में क्रिकेट करा दिया जाए, कबड्डी करा दी जाए, और कोई ना कोई तो जीतेगा या कोई ना कोई हारेगा, क्योंकि ये एक खेल है। लेकिन अगर आपके विद्यालय में ये पहले से अनाउंस हो कि 14 नवंबर 2026 को बाल दिवस के अवसर पर इस विद्यालय में क्रिकेट मैच होगा, इस विद्यालय में फुटबॉल मैच होगा या कबड्डी का मैच होगा, उसके बाद से उसमें
प्रतिभागी आए और विधिवत तरीके से उनका मैच भी हो, ऑडियंस भी बैठे, दर्शक बैठे, और उसके बाद जो विजेता हुआ उसको पुरस्कृत भी किया गया। तो ये औपचारिक तरीके से हुआ, ये विधिवत तरीके से हुआ। यही अंतर होता है औपचारिक और अनौपचारिक में। यहां आप क्या देख रहे हो, आंध्र प्रदेश में भी हुआ लेकिन वो अनौपचारिक था, जबकि जो राजस्थान के नागौर में हुआ वो औपचारिक था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार किया गया, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर यानी कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, कई जगह पर इसका नाम ब्लॉक समिति भी होता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, पंचायत समिति, क्षेत्रीय समिति या ब्लॉक समिति या प्रखंड समिति, ये चारों एक के ही नाम है। और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया। किसकी समिति, कौन सी समिति की सिफारिश? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। देखो, स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय है, मैंने पहले भी आपको बताया है। 3 सूचियां दी गई हैं संविधान की 4थी अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय है, इसीलिए राज्यों ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन का, पंचायतों का गठन किया, पंचायती राज का गठन किया। फिर है कि संविधान के भाग 9 में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया। देखो, संविधान संशोधन जो होता है ना, संशोधन माने चेंज। अब कोई चीज पहले से है उसी में चेंज होगा। चेंज क्या होगा? या तो कुछ जोड़ा जाएगा या कुछ हटाया जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएगा। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि भाग 9 में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया। इसमें 19 अनुच्छेदों का एक नया अनुच्छेद, 19 पॉइंट्स का 243 रखा गया। इसको याद रखना है, कितने, कौन से अनुच्छेद में है? 243, 243, है ना। साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 मुद्दों का उल्लेख है जो पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मैं एक चीज बता रही हूं आपको, 73वां जो अधिनियम है उसके अनुसार 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां जो संशोधन है उसके अनुसार 12वीं, 11वें में पंचायत होगा, पंचायती राज, और 12वें में नगर निकाय। इसको ऐसे समझिए, आपके यहाँ 2 तरह के क्षेत्र हैं, शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज की बात आती है और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकाय, जिनमें नगर पालिका, नगर निगम, ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के संदर्भ में बात करें तो एक पंचायत क्षेत्र लगभग 500 लोगों की आबादी के अनुसार वार्डों में विभक्त होता है ना, वार्ड में विभक्त होता है, जिसके सदस्य मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। बाकायदा निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। आपके यहाँ भी पंचायतों का चुनाव होता होगा, आपने कभी न कभी देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जानेंगे। हर पंचायत में सरकार द्वारा एक पंचायत सेवक की नियुक्ति होती है, जो कि सचिव की भूमिका निभाते हैं। कौन करता है इसकी नियुक्ति? सरकार करती है, यानी इसकी नियुक्ति निर्वाचन द्वारा नहीं होती, ये समझने की बात है। इसकी नियुक्ति कौन करेगी? सरकार, और सचिव की भूमिका वो यहां निभाते हैं। इस पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। अब है कि निर्वाचन द्वारा मुखिया तो बन गए, लेकिन अगर उन्हें अपना पद छोड़ना है तो क्या करेंगे? तो यदि उनको स्वेच्छा से त्यागपत्र देना है तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र ये सौंप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या है? तो ये देखो, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य लिखे गए, मैं तेजी में पढ़ देती हूँ। ग्रामीण विकास, ग्राम से संबंधित जो भी विकास के कार्य होंगे वो ग्राम पंचायत के कार्यों में आएंगे। स्वच्छता का ध्यान रखना, पेयजल की उपलब्धता का ध्यान रखना, सड़क निर्माण सही तरीके से हो इसका ध्यान रखना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग बना रहे, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे ग्राम में, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो, स्थानीय जो कर है उनका संग्रह सुनिश्चित किया जा सके सही सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, और ग्राम सभा के निर्णयों का पालन करना। ग्राम सभा क्या है ये आगे की स्लाइड्स में हमें क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्राम पंचायत की शक्तियां। देखो, जो कार्य है लगभग उसी तरह की शक्तियां हैं, मिलती जुलती ही।
आप देखिए कि स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है किसके पास? ग्राम पंचायत के पास। अच्छा, ये शक्तियां कहां से मिली ग्राम पंचायत को? तो आपने कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले इस बात को जाना कि 1992 1992 के अधिनियम में एक प्रावधान ये भी था कि राज्य अपने अपने शक्तियों में से कुछ शक्तियां स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करेंगे। तो ये शक्तियां वहीं से आई है। राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कुछ शक्तियां स्थानीय निकायों को, पंचायतों को दी हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ? स्थानीय कर लगाने की शक्ति। पंचायत निधि का प्रबंधन करना, पंचायत में जो फंड है उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करना कि इसको कहाँ कितना खर्च करना है, कितना अभी रखना है और किस किस क्षेत्र में खर्च करना है, इसको तय करना, ये भी ग्राम पंचायत की शक्ति होती है। विकास योजनाओं को लागू करना, जो भी गांव में विकास योजनाएं बनाती है सरकार, जो भी योजनाएं आती हैं उन सभी को सही तरीके से लागू करना, व्यवस्थित तरीके से लागू करना, ये भी ग्राम पंचायत की एक मुख्य शक्ति है। इसके बाद आप देखिए सार्वजनिक सुविधाओं का रख रखाव। जो भी सार्वजनिक सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो पंचायत भवन में होने वाली लाइब्रेरी हो, चाहे वो किसी किस्म की कोई कम्युनिटी, ऐसा समझो कि प्लेग्राउंड हो, या फिर किसी भी तरह की सार्वजनिक सुविधा जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसका सही से मेंटेनेंस हो, उसका रखरखाव ठीक से किया जाए, ये भी किसकी शक्ति है, किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की। और ग्राम सभा के निर्णयों का कार्यान्वयन। अब देखो यहाँ फिर से ग्राम सभा आ गई। ग्राम सभा अभी आने वाले समय में जानेंगे एक दो स्लाइड्स के बाद से। ग्राम सभा जो भी फैसले लेगी, जो भी निर्णय लेगी, उनको लागू करना, उस पे कार्य करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, ये ग्राम पंचायत की शक्तियों में आता है। अब देखो ग्राम पंचायत इतने काम करती है तो भाई इसको आय कहां से मिलती है? इसके पास पैसा कहां से आता है? बिना पैसे के आजकल कोई काम संभव है? पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है। तो फिर ये आएगा कहां से? इसकी आय के कुछ स्रोत हैं। क्या स्रोत हैं? तो कर के स्रोत। कई सारे ऐसे कर हैं जो ग्राम पंचायत के पास आते हैं, संग्रह इनका होता है, जैसे कि होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, कुछ कोई पेशा कोई कर रहा है, और नियोजन, इससे संबंधित जो भी कर होते हैं वो ग्राम पंचायत के पास आते हैं। फीस और रेंट, वाहनों का निबंधन, हाटों और मेलों, जलापूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर अगर लाइट की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, तो उनसे आने वाली जो भी आय होती है वो भी ग्राम पंचायत के आय के स्रोत में गिनी जाती है। वित्तीय अनुदान, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की तरफ से उनकी अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को कुछ संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है, कुछ फंड भी दिया जाता है, जो कि पंचायत निधि के रूप में उनके पास रहती है और वो अपने ग्राम की संबंधित चीजों में, संबंधित क्षेत्रों में उसे खर्च करते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के मुख्य अंग। अब इस ग्राम पंचायत के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं बच्चों? ग्राम पंचायत को हम थोड़ा ज्यादा डीपली जानेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं। बाकी जब अन्य हिस्सों पे हम जाएंगे तो उसको हम एक निश्चित फॉर्मेट में समझते चलेंगे। अब ग्राम पंचायत के मुख्य अंग क्या है? सबसे पहला अंग है ग्राम सभा। अभी अभी हमने कई बार ग्राम सभा की बात की कि ग्राम सभा के निर्णयों को मानना, ग्राम सभा द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन, ये सारा काम ग्राम पंचायत का होता है। तो भाई ये ग्राम सभा है क्या? देखो किसी भी गांव में, आप भी जिस गांव में रहते हो, उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जितने मतदाता होते हैं ना, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जितने भी नागरिक होते हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी उन सभी को मिलाकर के ग्राम सभा बनती है। आप ऐसे समझो, आपकी क्लास का स्टूडेंट कौन है? जो आपकी क्लास में पढ़ता है ना? जो भी नया स्टूडेंट आएगा, जो भी बच्चा आएगा आपकी क्लास में एडमिशन लेके, वो आपकी क्लास का स्टूडेंट हो जाएगा। वैसे ही ग्राम सभा में उस गांव में जो भी बच्चे 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के सदस्य बनते जाएंगे। ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ये पंचायत की सर्वोच्च संस्था है और ग्राम विकास योजनाओं पर ये विचार करती है, अनुमोदन करती है। यहाँ तक कि आप ऐसे समझो कि ग्राम पंचायत के कार्यों पर नजर भी रखती है। अगला है ग्राम पंचायत। ये ग्राम स्तर की निर्वाचित कार्यपालिका है। जो निर्वाचन होता है वार्डों में, उसके बाद जो पंचायत का निर्वाचन होता है, उसके अनुसार जो लोग चुने जाते हैं
वही ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। इसमें मुखिया होते हैं, उप मुखिया होते हैं और वार्ड सदस्य भी शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत स्थानीय विकास एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है ना, क्योंकि इसके अभी आपने देखा कि ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं और उन कार्यों में आप देखोगे उन कार्यों की परिधि में ग्राम के लगभग सभी चीजें आ जाती है ना। अगला है मुखिया। ये भी ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का निर्वाचित यानी कि चुनाव में चुना गया प्रमुख होता है, हेड होता है और पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। पंचायत के जितने कार्य होते हैं, जितनी योजनाएं होती हैं, उनके संचालन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके संचालन की निगरानी भी करते हैं कि चीजें सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला इसका भाग होता है उप मुखिया। अच्छा, ये उप मुखिया क्या होता है? आपने सुना होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, उसी तरीके से मुखिया और उप मुखिया, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब मुखिया अनुपस्थित हो किसी कारण से, तो मुखिया की अनुपस्थिति में जो उनके दायित्वों का, जो कार्यों का निर्वहन करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं उप मुखिया। ये भी पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में मुखिया की सहायता करते हैं। साथ ही साथ अब अगला है वार्ड सदस्य। आपने देखा कि जितने भी 500 लोगों की जनसंख्या के आधार पर वार्ड बांटे जाते हैं, उन वार्डों में निर्वाचन होता है और उन निर्वाचन से जो लोग चुने जाते हैं उसे हम वार्ड सदस्य कहते हैं। ये सभी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को पंचायत के समक्ष रखते हैं। इसके बाद है ग्राम कचहरी। देखो, हमारे यहाँ विवादों के समाधान के लिए न्यायालय है, लेकिन अगर अड़ोसी पड़ोसी में विवाद हुआ तो हम छोटी छोटी बातों पे न्यायालय नहीं जाते। ग्राम में इसके लिए कचहरी की व्यवस्था की गई है, ग्राम कचहरी, जिसमें कि छोटे मोटे स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाता है और इसका जो प्रमुख होता है ये सरपंच होता है। इसमें आप देखोगे कि न्याय मित्र और पंच भी होते हैं, जो कि सरपंच की सहायता करते हैं विवादों के निपटारे में और गांव में शांति, व्यवस्था, समन्वय, सौहार्द बनाए रखने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति के मुख्य बिंदु। अब बच्चों हम देखेंगे, ग्राम पंचायत हमने देख लिया, अब हम पंचायत समिति और जिला परिषद देखेंगे और इसको एक निश्चित स्ट्रक्चर में देखेंगे। हम देखेंगे कि किस स्तर पे होते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, हम देखेंगे इसके अध्यक्ष या इसके जो हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो कौन होते हैं, और तब हम देखेंगे इनकी आय का स्रोत क्या है, और अंत में हम देखेंगे कि इनको ओवरऑल हम देखेंगे कि इनका क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स आते हैं। एक एक करके जानते हैं। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है, जिसे हम प्रखंड स्तर या ब्लॉक स्तर भी कहते हैं। इसका गठन ब्लॉक के स्तर पे किया जाता है। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच समन्वय स्थापित करती है। आपको पता है कि ये मध्य में है, नीचे ग्राम पंचायत है और ऊपर जिला परिषद, तो दोनों के बीच में लिंक बनाने का, समन्वय बनाने का काम इसका होता है। इसका निर्वाचित प्रमुख कहलाता है, ठीक है, और इनकी अनुपस्थिति में जो कार्य करते हैं उनको हम उप प्रमुख कहते हैं। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और इसका मुख्य कार्य प्रखंड स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी करना है। अब इसको हम देखें तो ये कृषि के मामले में, सिंचाई के मामले में, पशुपालन के मामले में, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण कार्यक्रम जो भी होते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य के या विकास के कार्यक्रम, इन सभी के संचालन में पंचायत समिति की, ब्लॉक समिति की या प्रखंड समिति की या क्षेत्रीय समिति, चारों इसी के नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न ग्राम पंचायतों के कार्य में इसका समन्वय तो ये करती ही है, साथ ही साथ पंचायत समिति को सरकार से अनुदान मिलता है, करों और अन्य स्रोतों से भी इसको आय प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद के मुख्य बिंदु। अच्छा देखो, जिला परिषद में क्या है, ये सर्वोच्च स्तर है पंचायती राज का, क्योंकि ये जिला के स्तर पे है। इसका गठन जिले के स्तर पे किया जाता है। जिले की सभी पंचायत समितियों का समन्वय, पर्यवेक्षण, ओवरव्यू लेना इसका काम है, सुपरवाइज करना इसका कार्य है। इसके जो निर्वाचित प्रमुख होते हैं उन्हें हम अध्यक्ष कहते हैं।
जब कभी अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो ऐसे में उपाध्यक्ष उनका कार्य करते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला स्तर पे विकास योजनाओं के निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन से लेकर उनकी निगरानी तक, उनका अनुमोदन तक सारा काम जिला परिषद का होता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास योजनाएं, अन्य विकास कार्यक्रम, पेयजल, सड़क, इन सभी मामलों में उसको देखना, उसकी निगरानी करना, उसका संचालन करना, इसमें जिला परिषद की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायत समितियों का आवश्यक मार्गदर्शन भी ये देते हैं, सहायता देते हैं जहां आवश्यकता होती है, और इसकी आय सरकार से मिलने वाला अनुदान, कर और दूसरे स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। आप देखोगे बच्चों की मनुस्मृति और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है नगरीय शासन व्यवस्था का। कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है इसका उल्लेख? अब देखो कि आप जब जब ऐसे तो कोई मनुस्मृति या महाभारत हम ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से नहीं मान सकते, लेकिन इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति से संबंधित उल्लेख इसमें मिलते हैं। किस प्रकार से लोग आपस में मिलकर के नगरों की व्यवस्था किया करते थे, नगरों का शासन संचालित किया करते थे, इसका जब हम इन किताबों में पढ़ते हैं तो हमें सही तरीके से उल्लेख मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि नगरीय शासन व्यवस्था आज से नहीं है हमारे देश में, हमारे राज्य में, ये पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हमने देखा कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में स्थानीय स्वशासन का उदाहरण मिलता है, उसी प्रकार नगरीय शासन व्यवस्था के विषय में हमें मनुस्मृति और महाभारत जैसे ग्रंथों से जानकारी मिलती है। यूनानी विद्वान जो मेगास्थनीज थे, उन्होंने इंडिका में लिखा था, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के विषय में है। उन्होंने वहां के बारे में नगर पालिका संगठन और नगर समन्वय के विषय में विस्तार से बताया था। ये सारे ग्रंथ इस बात को बताते हैं। देखिए आप आगे के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। ये सारे साक्ष्य इस बात के लिए पर्याप्त है जानने के लिए कि नगर शासन या स्थानीय स्वशासन हमारे देश के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत पहले से चलती आई है, और फाइनली 1992 में 74वें संशोधन को पारित करके भारत में नगरीय शासन को संवैधानिक मान्यता दी गई और इसका कार्यक्षेत्र 12वीं अनुसूची में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो बिहार में क्या है कि यहाँ कोई महानगर नहीं है। आप देखते होंगे महानगरों की बात होती है तो हम 4 महानगरों को मुख्य रूप से जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, है ना, इन 4 के बारे में। इसमें से कोई भी बिहार में नहीं है। नगरीय प्रशासन का अर्थ शहरों और कस्बों के स्थानीय शासन से है। तो अब आप कहिएगा कि जब महानगर ही नहीं है तो बिहार में नगरीय शासन कहां से आएगा? तो सिर्फ महानगर ही नगर नहीं होते, हमारे यहाँ कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे शहर हैं, शहरी एरिया है, अर्बन एरियाज हैं, जिनमें प्रशासन को सही तरीके से और नागरीय तरीके से चलाने की आवश्यकता है। तो इसलिए बिहार में भी नगरीय प्रशासन आपको मिलेंगे। बिहार में इसका संचालन 74वें संविधान संशोधन तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के द्वारा किया जाता है। यहाँ आपको एक और पॉइंट मिल रहा है, बिहार नगर पालिका अधिनियम कब आया? 2007 में आया। आगे बढ़ते हैं। अब इस नगरीय प्रशासन की कुछ मुख्य इकाइयों के विषय में जान लेते हैं। इसमें जैसे आपने ग्रामीण प्रशासन में क्या जाना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसी प्रकार अब हम नगरीय शासन की इकाइयों के विषय में जानेंगे। पहली इकाई है नगर पंचायत। ऐसे क्षेत्रों में इसका गठन किया जाता है जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है, यानी कंप्लीटली परिवर्तित नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे यह नगरीय बन रही है, नगर के रूप में परिणत हो रही है, चेंज हो रही है। इसके जो प्रमुख होते हैं उसके हम मुख्य पार्षद कहते हैं, चीफ काउंसलर इनको जो होते हैं, जिनको हम मुख्य पार्षद बोलते हैं हिंदी में। ये किसके प्रमुख होते हैं? नगर पंचायत के। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है नगर परिषद, जिसे हम कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। ये मध्यम आकार के शहरों में गठित की जाती है, यानी कि बहुत बड़ा शहर भी नहीं, बहुत छोटा शहर भी नहीं, मीडियम आकार का शहर है, उसमें क्या होगा? नगर परिषद। अच्छा, दोनों में अंतर देखो कैसे निकल रहा है। नगर पंचायत वो है जो शहरी में अभी बदल रहा है धीरे धीरे, पहले गांव था लेकिन अब शहर के रूप में चेंज हो रहा है, जबकि
नगर परिषद क्या है? जो शहर ही है लेकिन मध्यम आकार का। नगर की सफाई, जलापूर्ति, सड़क, प्रकाश आदि कार्यों का ये प्रबंधन करती है। इसका प्रमुख भी मुख्य पार्षद ही होता है। इसका प्रमुख भी मुख्य पार्षद ही कहलाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नगर निगम। ये बड़े शहरों में गठित किया जाता है ना? और इसका प्रमुख कौन होता है? महापौर कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में मेयर कहते हैं। नगर निगम शहर के व्यापक विकास और नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करता है। अक्सर बच्चे नगर निगम और नगर पालिका में कंफ्यूज होते हैं। मुझसे भी बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या अंतर है दोनों में। तो देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा। तो ये नगर निगम हो गया। इन नगर निकायों के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क एवं नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण। देखो ये जन्म मृत्यु पंजीकरण यहाँ पे नया आया, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको गांव में भी मिल रही थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पार्क, बाजार और सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव, शहरी योजनाओं का क्रियान्वयन, ये सारे के सारे काम, चाहे वो साफ सफाई से संबंधित हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो सार्वजनिक सुविधाएं हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो, पेयजल की आपूर्ति करनी हो, ये सारी की सारी चीजें आपको किसके द्वारा करने को दिखती है? नगरीय निकायों के द्वारा। क्योंकि नगरीय निकायों का कार्य क्षेत्र क्या है? नगर है, शहरी क्षेत्र है। इसकी आय के स्रोत क्या है? गृह कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, जल कर और अन्य शुल्क, लाइसेंस शुल्क, राज्य एवं केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान, जुर्माने और अन्य आय। जुर्माना क्या हुआ? तो जब किसी पे जुर्माना, फाइन लगाया जाता है तो वो भी नगर निकाय के हिस्से में ही जाता है। चलिए इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं बच्चों, और अगले लेक्चर में हम आएंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के। तो जरूर उसमें शामिल होइए, जरूर उसको कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तैयारी के लिए, है ना। तो साथ ही साथ आपसे विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक चीज ना भूलिए, प्रैक्टिस। थैंक यू।